बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ने कुछ फ़ौजी सोर्सेज से या जर्नैलों के साथ जो लोग मुलाकातें करते हैं उनके सोर्सेज से अब ये बातें सामने आ रही हैं कि वो सियासतदानों से नाला हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सिस्टम काम नहीं कर रहा और ये जो कुछ भी हुआ सारी मेहनत ज़ाया करने में सियासतदानों का किरदार है। मोहसिन नकवी ने यह बात ओपनली कही कि आसिम मुनीर ने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने प्लेट में रख रख के ला कर दिया है, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। उसकी वजह यह है कि गवर्नेंस नहीं है पाकिस्तान में। डीजी आईएसपीआर ने भी गवर्नेंस के ऊपर सवालिया निशान लगाया है और ये अब नए सूबे बनाना चाहते हैं। हर मरतबा इनके पास कौम को देने के लिए एक नया मंजन होता है, एक नया नारा होता है, एक नई उम्मीद लेकर ये आते हैं, लेकिन हर मरतबा कौम को पहले से ज़्यादा मायूसी में धकेल देते हैं। देखिए, ये बात नई नहीं है कि जर्नैल अपनी निजी महफिलों में या जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं ये निजी महफिलों में सहाफ़ियों के सामने या दीगर स्टेक होल्डर्स के सामने ये सियासतदानों को बुरा भला कह रहे हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा मलबा सियासतदानों पर डालते हैं। मगर जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान में इस मरतबा वो आसिम मुनीर साहब ने किया है और ये बड़ी अक्लमंदी की शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने और दीगर PMLN के लोगों ने कि वो खुलकर ये कहते रहे कि ये हाइब्रिड निज़ाम है और ये आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं, वो क़यादत कर रहे हैं, चीज़ों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। वजारत ख़जाना भी उनके पास है, वजारत दाखिला भी उनके पास है, जो बड़ी अहम दो वजारतें हैं जिनका दोनों का ताल्लुक या पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के अमन व अमान के साथ है। वो दोनों वजारतें आसिम मुनीर साहब ने अपने पास रखी और इन दोनों शोबों में पाकिस्तान को तबाही से दो चार कर दिया। अब ये मलबा सियासतदानों पे नहीं डाल सकते, ये मलबा इन्हीं पे पड़ेगा और ये सारा का सारा कसूर जो है वो आसिम मुनीर साहब का निकलेगा, क्योंकि उन्होंने अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हटाकर नालायक लोगों का टोला लाकर मुसल्लत किया और उसके बाद अपने बंदों के जरिए से इक्तदार पे कब्जा करके बड़े बड़े फैसले किए और उनके फैसलों का नतीजा आज पाकिस्तान भुगत रहा है। जुल्म भी बहुत किया है इन्होंने। यहाँ DGISPR ने कुरानी आयत का तर्जुमा भी सुनाया। आजकल जो है वो कुरान पाक को, इस्लाम को, दीन को इस्तेमाल किया जाता है अपने सियासी मुकासद के लिए। सियासतदान भी करते हैं, मौलवी भी करते हैं। तो DGISPR ने भी यही किया। आर्मी चीफ भी अक्सर कुरानी आयत सुनाते हैं कि वो डराते हैं पाकिस्तानियों को कि एक तरफ के हाथ और एक तरफ के पाँव आपके हम काट देंगे और आप ताइब हो जाएं, वरना हम आपको नहीं छोड़ेंगे और कत्ल कर दिए जाएंगे और फितना है और फितना कुचल देंगे। वो इस तरह की बातें करते हैं। कुरान पाक की वो आयत कभी भी पाकिस्तानी मुसलमानों के लिए नहीं थी, वो फितना और चीज़ होती है। अभी ये एक और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28 के बारे में DGISPR तर्जुमा पढ़ के सुनाते हैं कि ए ईमान वालो, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये DGISPR ने कहा। तो मेरा सवाल ये है कि जो आपने डोनाल्ड ट्रंप को नामजद किया अमन के नोबेल इनाम के लिए, जिन्होंने मेनाब स्कूल में 70 बच्चियों का कत्ल कर दिया, ईरान के अंदर जो है वो हज़ारों लोग शहीद हो गए, आप यमन के अंदर देख लें, आप बाकी जगहों पे देख लें, इराक के अंदर कितने लोग शहीद हुए और कितनी बड़ी एक जंग अफगानिस्तान के अंदर हुई। अगर सारी चीज़ों को आप प्लस और माइनस करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने जंगें छेड़ी हैं और काफ़ी कत्लेआम हुआ है उसकी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप की ये जो ताज़ा जंग छेड़ी उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत महंगाई भी हुई। पाकिस्तान ने कोशिश की अमन कायम करने की, लेकिन वो नहीं हो पाया। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ दोस्ती किसने की, वहां लंच पर कौन गया? यानी आप ये कह रहे हैं ना कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। तो फिर आपने नामजद कर दिया अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप को इस आयत को पढ़ने के बावजूद। क्या आप अपनी नामजदगी वापस ले लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को वो स्टेटस आप वापस दे देंगे या वो टाइटल वापस दे देंगे जो कि फेवरेट फील्ड मार्शल वाला स्टेटस है? या फिर आप बोर्ड ऑफ नेतन्याहू से निकल जाएंगे या उस बोर्ड के अंदर ही आप रहेंगे जिसमें नेतन्याहू भी हैं, आप भी हैं, अमेरिका भी है और बाकी ममालिक भी हैं, आप उस बोर्ड का हिस्सा रहेंगे। अभी उस बोर्ड ने फैसला किया नेतन्याहू के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ने कि अब हमास को मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह कर दिया जाएगा। हमास की जो शर्त थी गैर मुसल्लह होने के लिए वो बड़ी क्लियर थी और हमास ने कहा था कि जी यहाँ पे इसराइली फौज का मुकम्मल तौर पे इनखला किया जाएगा और इंसानी इमदाद मुकम्मल तौर पे खोल दी जाएगी और उसके अलावा जो शराइत मौजूद थी तामीर नौ वाली, ये सारी चीज़ें पूरी की जाएंगी, तो हम गैर मुसल्लह होने के लिए तैयार हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू चाहते हैं कि अब इस मरहले में फौरी तौर पे हमास को गैर मुसल्लह किया जाए और उसके लिए
एक फोर्स आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां पे पहुंचाई जाएगी। तो शहबाज शरीफ ने फटाफट डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों वाला एक ट्वीट दाग दिया और उसमें वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान गजा पीस प्लान के तहत गैर मुसल्ला करने के अमल पर अमल दरामद के हवाले से बोर्ड ऑफ पीस के तहत पेशरफ्त का खैर मुकदम करता है। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें हैं। फिर उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक एक फ़लस्तीनी रियासत भी मुस्तकबिल में बन जाएगी 1967 से पहले वाली पोजीशन पर। तो ये तो एक मुतालबा है या एक ख्वाब है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने ऐसा कोई वादा नहीं किया और लगातार वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं जंगबंदी के मुआहदे की। 1000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं जंगबंदी के बाद से लेकर अब तक, लेकिन इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन जैसे ही नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप एक चीज़ करते हैं तो शहबाज शरीफ साहब तारीफों के पुल बांध देते हैं, जबकि DGISPR हमें सुनाते हैं सूरह आले इमरान की आयत नंबर 28, जिसमें वो कहते हैं कि ए ईमान वालों, मुसलमानों को छोड़कर काफिरों को दोस्त मत बनाओ। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मुसलमानों में से नहीं हो। ये जनाब DGISPR फरमा रहे हैं। अब DGISPR ने पाकिस्तानियों को मुल्क से वफादारी याद दिलाई। उन्होंने कहा जी मुल्क का आपको वफादार होना है। आर्टिकल 5 का उन्होंने हवाला दिया। अब पाकिस्तानी एक सवाल उठा रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पे। वो ये कह रहे हैं कि आप तो हमें आईन याद दिला रहे हैं कि आर्टिकल 5 के तहत आपने वफादार रहना है और हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का वफादार है। वो वोट भी डालता है, वो टैक्स भी देता है, वो कानून के मुताबिक चलता है और वो कोशिश करता है कि हर गलत चीज़ की निशानदेही भी करे और रियासत के साथ वफादार रहे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री जर्नल्स, क्या वो अपने हलफ से गद्दारी करते हैं या नहीं करते? वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR ने, आप अगर इसको न्यूट्रली देखें तो उन्होंने ऐसी चीज़ों के बारे में बात की या उन चीज़ों में मुदाखलत की जिनमें वो नहीं कर सकते और सियासी नौयत के उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो इंतहाई अफसोसनाक है। ऐसे स्टेटमेंट उनको नहीं देने चाहिए थे। मलिहा लोधी साहिबा ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सपर्ट हैं और तज्जियाकार हैं दिफाई नुक्ता नज़र से, और जो है इनकी एक एक्सपर्टी जो है खारजा उमूर में भी है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जब आप मुल्क नहीं चला सकते तो फिर कसूर निज़ाम का करार दे देते हैं। आखिर आप कितने गैर मुखलिस हो सकते हैं? अगर आपके दौरे हुकूमत में निज़ाम कोलैप्स कर गया है तो फिर इक़्तिदार छोड़ दे और एक तरफ हो जाए। ये जनाब मलिहा लोधी साहिबा ने भी कह दिया। बाकी लोग भी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। जनाब आपको लगता है कि आपने निज़ाम कोलैप्स कर दिया है तो निज़ाम तो आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब का निज़ाम कोलैप्स हो गया है तो फिर आपको इक़्तिदार छोड़ देना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने डरते डरते मोहसिन नकवी को जवाब दिया, लेकिन नाम लिए बगैर जवाब दिया। उन्होंने कहा जी जरदारी साहब के बरखुरदार फरमा रहे थे कि सिस्टम खराब है, चल नहीं सकता। तुमने 30 साल का सफर 3.5 साल में तय किया है, तुम्हें अब पता चला कि सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। राणा सनाउल्लाह ने मोहसिन नकवी को जवाब देने की कोशिश की है कि जनाब कम से कम चलो कोई इतना तो बोला ना, वरना तो PMLN की घिघी बंद हो गई है। वो तो ये देख रहे हैं कि आसिम मुनीर अगर हमारे खिलाफ हो गए तो हमें इमरान खान से कौन बचाएगा। सिस्टम तो कोलैप्स हो गया, लेकिन सिस्टम का अब्बा तो जेल में है। इमरान खान ने इस पूरे सिस्टम को तगनी का नाच नचाया और मैं आपको पहले बता रहा था 2020 में मैंने कहा था कि ये इमरान खान को अगर फौज निकालेगी ना तो वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो इनको तिगनी का नाच नचाएगा। वो नवाज शरीफ की तरह पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो इनको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। और इमरान खान ने इनको वहीं लाकर खड़ा कर दिया। एक तो इन्होंने खुदकुशी की, हालात को इस नहज तक ले आए, और दूसरी जानिब लगातार कश्मीर में हालात इनके हाथ से निकल रहे हैं। कश्मीर की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक मुराद सईद का स्टेटमेंट है, वो भी आप सुन लें। मुराद सईद ने भी जवाब दिया है DGISPR को। जवाब तो बड़ा तफसीली है, लेकिन मुख्तसर मैं आपको बताता हूं लुब्बे लुबाब क्या है जो मुराद सईद ने कहा। उन्होंने कहा DGISPR ने आज पाकिस्तानियों की शहादतों का जिक्र किया, कितनी बेशर्मी से शहादतों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी कारकर्दगी अच्छी हो गई है क्योंकि पिछले साल हमारे एक शहीद के बदले 2 दहशतगर्द मरे, इस साल एक शहीद के बदले हमने 2.5 दहशतगर्द मारे। लेकिन यह भी बताया ना कि आपके अपने कितने शहीद हो गए। और दहशतगर्दी में मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान सफ़े अव्वल में सबसे अगली सफ में आकर खड़ा हो गया पूरी दुनिया में। मैंने अपनी किताब में लिखा कि कैसे इन दहशतगर्दों को वापस लाने के लिए दलाइल दिए जा रहे थे, लेकिन इमरान खान का जवाब था एब्सोल्युटली नॉट। फिर इमरान खान की हुकूमत गिराकर PDM को लाया गया, उन्होंने कोई एतराज़ ना किया और अगस्त के पहले हफ्ते ही दहशतगर्दों की वापसी शुरू हो गई। मैं चीख चीख कर बता रहा था कि यह गलत हो रहा है, हमें दोबारा दहशतगर्दी की आग में झोंका जा रहा है। लेकिन आप
DGISPR के अकाउंट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन ले, ये कहते झूठ बोल रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है। बॉर्डर पर बाढ़ लगे हुए हैं और इसके बावजूद दहशतगर्द वापस कैसे आ गए? चौकियां खाली क्यों करवाई गई? जो दहशतगर्द क्यादत कर रहे हैं वो फौज की तहवील में थे। मुराद सईद ने बहुत सारे सवाल उठा दिए और पाकिस्तानियों को कहा कि वो भी सवाल उठाएं। तो ये वो चीजें हैं जिनका जवाब ये तो देते ही नहीं है ना जवाब, वो तो अपने आप को जवाब दे समझते ही नहीं है। और जो सहाफ़ी वहां पे बैठे उनके लिए बहुत मुश्किल है, बल्कि मुमकिन ही नहीं है कि वो इस किस्म का सवाल कर सकें DGISPR के सामने। अब नादरीन, आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं वो गले की हड्डी बन गए। लोग मुंतशिर नहीं हो रहे और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नॉर्मली क्या होता है कि आप गोली चलाते हैं, 10, 15, 20, 25 बंदे मारते हैं, लोग मुंतशिर हो जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में शहादतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं, 100 के करीब शहादतें रिपोर्ट की जा रही हैं। और मुजफ्फराबाद में यह दावा किया गया कि लोग जब निकले तो वहां पे अंधाधुंध शाम के वक्त गोली चलाई गई, शेलिंग की गई, मसाजिद में ऐलान हुए, लोग इकट्ठे हुए। मैंने पिछले वीलॉग में आपको मसाजिद से होने वाला ऐलान भी सुनवाया। अब मुजफ्फराबाद में भी लोग निकल आए, सड़कों पे इकट्ठे हो गए, पूरे मुजफ्फराबाद में लॉकडाउन हो गया और लोग वहां पे भी धरना देकर बैठ गए। गलियों और मोहल्लों में, सड़कों पे खवातीन और बच्चे भी निकल कर आ गए और खवातीन और बच्चों ने एहतजाज की एक नई एग्जाम्पल कायम की है। वो कहते हैं जी हमारे घरों में चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। तो अब वो भी सड़कों पे हैं, शहरियों पर गोलियां चलाई गई हैं मुबैना तौर पे, क्योंकि अभी मेरे पास कंफर्म इतलात नहीं है, क्योंकि वहां पे ये इंटरनेट बंद कर देते हैं। 8 लोग शहीद हुए और 40 जख्मी हुए अब तक की जो अनकन्फर्म्ड इतलात हैं उनके मुताबिक। शौकत नवाज मीर के लिए बहुत आवाज उठा रहे हैं आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद के लोग, क्योंकि वो मुजफ्फराबाद का बेटा है। ये जो सिंध से एक गया हुआ ना, ये भी मुजफ्फराबाद का बेटा नहीं है। वो जो पंजाब से जाती है वो भी कश्मीर की बेटी नहीं है। तो ये अपने आप को क्लेम करते हैं कि हम कश्मीर के बच्चे हैं, लेकिन जो कश्मीर का बेटा है वो जबरी तौर पे लापता है और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उसको गायब किया हुआ है। नाम है शौकत नवाज मीर, दुकान चलाता है किताबों की और लोगों के दिल की बात करता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है नाज़रीन, और ये अनाउंसमेंट के ऊपर ना सबको तवज्जो देनी चाहिए। इन्होंने एक इमदादी काफिला आज़ाद कश्मीर में भेजने का ऐलान किया। ये इमदादी काफिला आज़ाद कश्मीर में जाएगा 3 तारीख की सुबह 10 बजे और ये निकलेगा इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में सुबह 10 बजे F10 मरकज इस्लामाबाद से एम्बुलेंसेज, अद्वियात, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, रजाकार, खाने पीने की अशिया लेकर आज़ाद कश्मीर जाएंगे। और इसमें जनाब उन्होंने अपील की है ख़ास तौर पे पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर से कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भी उन्होंने जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये फॉर्म जो है वो दस्तयाब है। और ये अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और रज़ाकार इसके अंदर शिरकत करें और आज़ाद कश्मीर के लोगों की मदद के लिए अद्वियात, खाने पीने की चीज़ें और बाकी साजो सामान लेकर जाएँ, मरहम पट्टी का सामान लेकर जाएँ और एम्बुलेंसेज भी वहाँ पर जाएंगी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी जाएंगे। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि वो इस काफिले को जो इमदादी सामान लेकर जा रहा है आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने देते हैं या नहीं होने देते। अगर वो इन्हें जाने देंगे तो इसका मतलब है फिर चीज़ें जाकर ये लोग देखेंगे, रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे लोगों का इलाज करेंगे, लोगों को सहूलत मिलेगी। और अगर नहीं जाने देते तो बिल्कुल ये वही काम करेंगे जो नेतन्याहू ने फ़लस्तीन में किया कि वहाँ पर इंसानी इमदाद को रोका गया और इंसानी इमदाद को फ़लस्तीन में दाखिल नहीं होने दिया गया। कश्मीरियों के लिए बरतानिया में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ नाज़रीन। यहाँ पे लोगों ने आसिम मुनीर और इनके अलावा जो एक ख्वाजा आसिफ और दीगर कुछ लोगों के खिलाफ पोस्टर्स उठाए हुए थे और वो शदीद एहतजाज कर रहे थे। बड़ी तादाद में कश्मीरी रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ ममालिक में निकल रहे हैं। ख़ास तौर पर बरतानिया में इनके बहुत बड़े बड़े एहतजाज होते हैं। इस्लामाबाद में F10 में एक मुजाहरा किया सेनेटर मुश्ताक साहब की कॉल के ऊपर। ये बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा था, लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए। तो सेनेटर मुश्ताक की ये कोशिश है और उन्होंने आज़ाद कश्मीर के हक़ के लिए, कश्मीर के शहरियों के लिए बड़ा मुजाहरा किया है। तो इस्लामाबाद में तो ये मुजाहरा हो गया, लेकिन मरियम नवाज बिल्कुल हसीना वाजिद की तरह रिएक्ट करती हैं। खुद तो कहती है मैं कश्मीर की बेटी हूँ, लेकिन कश्मीरियों के हुकूक के लिए कश्मीर के झंडे लेकर जो खवातीन हजरात लाहौर में निकले उनके साथ ऐसे सलूक किया गया जैसे वो किसी दुश्मन मुल्क से आए हुए। उन्हें ब्रूटली पकड़ा गया, उन्हें घसीट के गाड़ियों में डाला गया, उनसे झंडे छीन लिए गए। तो ये ज्यादती हमने पंजाब में, लाहौर में देखी। इससे पहले कभी हमने इस बारे में सोचा भी नहीं था
लेकिन अब इस किस्म का तर्ज अमल है और मरीम नवाज की सारी सियासत का खासा ही जुल्म, जबर, बर्बरियत और यही चीज़ें हैं। मीर वाइस उमर फारूक ये मकबूजा कश्मीर के रहनुमा हैं और इन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें इन्होंने कश्मीरियों के हक में बयान दिया और कीमती जानों के ज़िया के ऊपर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने दुआ भी की और बातचीत पर जोर दिया, मसाइल को बैठ कर हल करें, जमहूरी हकूक़ दिए जाएँ। तो आज़ाद कश्मीर के शहरियों के हक में एक बड़ी आवाज़ जो है वो मकबूजा कश्मीर से उठी है। अब देखें कैसी उल्टी गंगा बह रही है। मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता था तो आवाज़ पाकिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से उठती थी। आज आज़ाद कश्मीर में जुल्म हो रहा है तो आवाज़ मकबूजा कश्मीर से और पूरी दुनिया से उठ रही है। कैसी बात है। आसिम मुनीर साहब ने आने के बाद पूरा का पूरा रिवर्स गेयर ही लगा दिया पाकिस्तान को। यानी वो तमाम चीज़ें जिनमें हम आगे होते थे उन तमाम चीज़ों में हम पीछे हो गए। दहशतगर्दी जिसको हमने ख़त्म कर दिया था, आसिम मुनीर साहब के आने के बाद बहुत बड़ी है। मोहसिन नकवी जो उनके अजीज हैं, उनके करीबी हैं, उनको लगा दिया वजीर दाखिला और उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में अमन व अमान को। क्रिकेट पाकिस्तान बहुत बेहतर जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, उसके अंदर पाकिस्तान का सत्यानाश कर दिया, पाकिस्तान का भट्टा ही बैठ गया। प्लेयर भी वही है, वही सारा कुछ है, लेकिन ऐसी मनहूसत पड़ी है कि वहां पे भी बेड़ा गर्क कर दिया। तो हर चीज़, मईशत हो, कुछ भी हो, जहां जहां पे आसिम मुनीर साहब ने हाथ डाला वहां पे पाकिस्तान को ना सिर्फ नुकसान हुआ बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं, इनकी मेहरबानियों से पाकिस्तान का तरक्याती बजट पता कितना है? ये आपने गौर से मेरी बात सुननी है, गौर से। पाकिस्तान का तरक्याती बजट जो बचा है ना इनकी मेहरबानियों से, वो 1000 अरब है। कम होता होता 1000 अरब रह गया। यानी जो हमारे तरक्याती मंसूबे लगेंगे या तरक्याती काम पाकिस्तान में होंगे उनका बजट है 1000 अरब। जबकि जो पैसा हमने कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को देना है, यानी वो बिजली जो उन्होंने पैदा ही नहीं की, जो बिजली पैदा ही नहीं हुई, जो बिजली कभी बनी नहीं, उस बिजली के ना बनाने पे हमने आईपीपीज को जो पैसा देना है वो 1800 अरब रुपया है। यानी तरक्याती मंसूबों के लिए लगाया कितना? 1000 अरब रुपया। और जो बिजली नहीं बनी, अपने चहीते आईपीपीज को कितना पैसा दिया बिजली ना बनाने के बदले में? मुफ्त में 1800 अरब रुपया। दुगना पैसा उधर दे दिया, यानी अपनी जेबों में डाल लिया। ये नाजरीन इस निज़ाम की हकीकत है। इसको हम जितनी जल्दी पहचान लेंगे उतनी जल्दी हमारी बचत हो जाएगी। हालात इस्लामाबाद और रावलपिंडी के ये हैं कि कुछ तस्वीर और वीडियोज़ अगर आप देखें वहाँ की निकाल के, तो इस्लामाबाद भी डूबा हुआ है, रावलपिंडी भी डूबा हुआ है एक बारिश के अंदर। वजह पता क्या है? बड़े बड़े लोगों ने ज़मीनें खरीद के वहाँ पे सोसाइटियाँ बना दी हैं। जो नालों के रास्ते थे ना, जहाँ से नाले गुजरते थे, जब बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पानी का अपना एक कुदरती फ्लो होता है, एक रास्ता होता है जहाँ से पानी गुजरता है और वो नालों के ज़रिए से अपने रास्ते से गुजरता हुआ दरियाओं में जाके गिर जाता है। ये एक फ्लो है ना, कुदरती फ्लो। इन्होंने प्लानिंग की ही नहीं, इन्होंने अंधाधुंध इजाज़त दी, इन्होंने बिला वजह एनओसीज जारी किए, सोसाइटीज़ बनती गई और जो जो सोसाइटी बनती गई वो नालों के सामने बंद लगा के अपने प्लॉट पूरे करते गए। अब हुआ यह है कि जो पानी का कुदरती रास्ता है वो हो गया बंद। और अब जब भी बारिश होती है इस्लामाबाद में भी और रावलपिंडी में भी, क्योंकि बहुत सारी मशरूम ग्रोथ हुई है सोसाइटियों की, तो वहां हर तरफ पानी खड़ा हो जाता है क्योंकि पानी का रास्ता हमने रोक लिया और वो पानी अब सैलाब की शक्ल इख्तियार करके नुकसान पहुंचाता है। और ये सब कुछ थोड़े थोड़े पैसे बनाने के लिए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और ब्यूरोक्रेसी ने और सियासतदानों ने मिलकर किया है। खुद तो इन्होंने मुल्क में रहना नहीं है तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे मुल्क का पकड़ के। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।